हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आर क्लासेस। सो आज हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास बेसिकली जो हमने इसकी ली थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जॉइंट पीएमएफ क्या होता है, जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स हमने पढ़े, हमने वेल डिफाइंडनेस पढ़ी उन लोगों की, मतलब उन रैंडम वेरिएबल्स की। उसके बाद हम लोगों ने शायद मार्जिनल पीएमएफ ही पढ़ लिए थे, शायद ही श्योरली पढ़ गए थे। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं वही लास्ट क्लास वाला सवाल कंसीडर करूंगा, उसी में मैं सारे के सारे नए टॉपिक कंसीडर कर लूंगा, करा दूंगा। उसके बाद मैं अपनी बुक के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी कि सर ने तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए बट सवाल एक ही कराया है। सर और सवाल कराओ ना, तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने मार्जिनल पीएमएफ निकाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स का पीएमएफ अलग बनाया, वाई के लिए अलग बनाया पीएमएफ, तो उन एक्स और वाई के एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस की तलाश। तो हेडिंग डाल लें, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। ठीक है, चलिए। तो एक्सपेक्टेशन वेरिएंस बेसिकली जो आप लोगों को तलाश करनी है, आप लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वेरिएंस। बेसिक एक्सपेक्टेशन वेरिएंस आई बिलीव सारे जानते होंगे, वरना एकदम से जॉइंट पे छलांग मारने का डजंट मेक सेंस। ठीक है, इट इज नॉन सेंस। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएमएफ लेते हैं एक्स और वाई के। देखें यहाँ जीरो था शायद। ओके, वाइट कलर से करते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू 1 और 2 है और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स है 0.5 और ये भी है 0.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अगर करें तो x इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स 0.5 और 1 हो जाएगा 1.5। यही होता है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इफ यू रिमेंबर। तो अभी ऊपर लिख दूंगा। फिर एक्स स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, बेटा इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा 0.5, या तो इसको दोबारा इसी से कर दो यार 2.5। सो फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है, याद करो समीशन एक्स इंटू ये फॉर्मूला होता था उसका बच्चों, ये आ रहा है 1.5 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा ऊपर खींच दें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, फॉर्मूला लिखे पहले, समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स विच इज 2.5। फाइनली वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2.5 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। 2.5 माइनस 2.25 कम्स आउट टू बी 0.25। तो 1.5 और 0.25 आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, मैं इसको आगे कहीं यूज करने वाला हूँ इस वजह से। 1.5 0.25, दशमलव बोले तो पॉइंट। ठीक है, चलिए जी पीछे बढ़ते हैं हम एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ वाई पे। देखें सारे के सारे बच्चे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, ग्रीन ले लेते, ग्रीन नहीं पिंक ले लेते। चलिए, तो वाई है मेरे पास 10, 20 और 30 और इसका पीएमएफ क्या आया था बच्चों, मार्जिनल पीएमएफ जो निकाला था 10 का 0.4, 0.5, 0.1। ठीक है, 0.4, 0.5, 0.1। तो y इंटू में प्रोबेबिलिटी अगर आप करोगे बेटा तो क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 10 का 40% 4, ये 10 और 30 का 10% 3, तो ये आ गया 17। और वाई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 40, 290, 330 आ गया। ओके, तो फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना आ गया बेटा, समीशन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई विच इज 17। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ गया, समीशन वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई 330। एंड व्हाट इज वेरिएंस बच्चों, वेरिएंस आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दिस इज 330 माइनस 17 का स्क्वायर 289 होता है। 330 में से 289 घटा दो, 10 में से 9 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 41 आ रहा है ना, 9 और 1 10, 8 4 12 1 13 3, 41 आ रहा है। ओके,
तो ये आ रहा है 17 एंड 41, दिस इज 17 एंड 41। ये बेसिक था और ये कुछ नया भी नहीं था, ये आप लोग शायद एक्सपेक्टेशन वेरिएंस में पढ़ चुके हो। अब कुछ नया आएगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज देखिए। चलिए गाइस, नाउ मूव टू दी कंडीशनल पीएमएफ। हेडिंग डालें सारे के सारे बच्चे, कंडीशनल पीएमएफ। डिस्क्रीट के प्रोस्पेक्टिव से है तो इसलिए पीएमएफ यूज कर रहे हैं। देखिए प्लीज, कुछ इस तरीके की नोटेशन इसकी होती है कि आपको x का पीएमएफ चाहिए गिवन दैट y इक्वल टू वाई। बहुत सारी नोटेशन देगा इस, कुछ किताबें इसको ऐसे भी यूज करती हैं, स्मॉल p x गिवन y देन स्मॉल x गिवन स्मॉल y, ऐसे भी यूज करती हैं। कुछ किताबें इसको ऐसे भी बोलती हैं, प्रोबेबिलिटी x y इक्वल टू वाई। तो n नंबर ऑफ नोटेशंस। तो कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y, ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, मैं ये वाला पोर्शन लेके चल रहा हूं, तो इफ यू रिमेंबर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी निकालते थे या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी हम लोग निकालते थे, तो हम लोग इस तरीके से इंटरसेक्शन कंसीडर करते थे बेटा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू वाई। अब एक बड़ी अच्छी सी बात है, छोटी बात है, बट बच्चे और टीचर इग्नोर करते हैं, टीचर बताने से हिचकते हैं और बच्चे तो पूछते ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात सिंपल सी यही है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसी में आ जाऊं, अगर मैं बोलूं x के 20 और y के 1 में कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये है ना, यही है ना, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 20 के बीच में ये रहा y 20 की फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, ये रही x की 1 की फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, कॉमन क्या आ रहा है 0.2। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। तो जब भी जॉइंट में इंटरसेक्शन इस तरीके से आता है तो इसे ऐसे कॉमा की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, भूलना मत प्लीज कोई भी। ओके, ऐसे तो बोलते हैं x1 और y 20 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.2। तो इसीलिए हमारे इस सवाल में हम लोग इंटरसेक्शन की जगह क्या यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x बेटा, कॉमा y इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y। ओके, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू y। फाइन। सिमिलरली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल पीएमएम ऑफ y गिवन x इक्वल टू x, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सिमिलर, पहले y लिखो x लिखो डजेंट मैटर, बट हमारे को आदत हमेशा y लिखने की x लिखने की पहले है, तो ऐसा लिख देते हैं, दिस इज द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y एंड y गिवन x। चलिए एक सवाल कराता हूँ इसका, आप लोगों को ध्यान से देखें। अपनी वही टेबल उठा लेते हैं, इसी टेबल को लेके ही पूरा क्वेश्चन कर दूंगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोग। चलिए, मैं एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस जो आए थे, अरे 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 कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त, इधर रुको, इसको रब कर रहा हूँ और देखें, कोई भी एक कंडीशनल पीएमएफ निकालने की कोशिश आप लोग के लिए कर रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। देखिए बेटा, मान लीजिए आप लोगों से ये डिमांड करिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी x गिवन y इक्वल टू 10, ये निकालना है आपको, इसका पीएमएफ बनाना है। तो आराम आराम से देखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x गिवन y इक्वल टू 10 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 10। सिंस आपको x का पीएमएफ बनाना है, ओके, तो रैंडम वेरिएबल जो x है उसका पीएमएफ बनाना है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, क्या क्या है 1 और 2। तो व्हेन यू टेक x1 गाइस, what you will get 1 given y equal to 10 probability x1 given y equal to 10 upon probability y equal to 10। बेटा x1 और y 10 क्या है कॉमन प्रोबेबिलिटी 0.2, दशमलव बोले तो 0.2, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं इसको ताकि आप लोग को विजिबल हो जाए, थोड़ा मेरे पास भी आ जा भाई, तभी दूर मत जा। और y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 0.4 है, इफ यू रिमेंबर, है ना, तो 0.4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.5, 2/4, 1/2 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली x इक्वल टू 2 पुट करोगे, सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2
गिवन y इक्वल टू 10 क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 10 अपॉन में प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 10, ओके, एंड x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 10 देखा जाए तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है x2 y10 0.2 ही आ रहा है और ये 0.4 ही है बच्चों, ये 0 बच्चों बाई चांस ही x के PMF के इक्वल आ गए, याद करो x के PMF पे भी प्रोबेबिलिटी 0.5 थी बट हमेशा नहीं। तो फाइनली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, PMF हो गया x12 है और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x गिवन y इक्वल टू 10 क्या आ रहा है 0.5, ये बन गया कंडीशनल PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। खत्म। आप चाहो तो ऐसे y का भी बना लो, मतलब दिस इज द पैटर्न ओनली, इसी फॉर्म में आपको सवालात करने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल PMF में ही आगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस देखिए प्लीज। चलिए देखिए कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस, हेडिंग डालने सारे, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। आप देख रहे हो मतलब हर चीज निकालने के लिए पिछली चीज सही है। देखो अगर तुम लोगों ने आज की क्लास में एक्सपेक्टेशन वेरिएंस से शुरू किया तो मार्जिनल चाहिए, है ना। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो भी मार्जिनल चाहिए होता है, याद करो प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 10 आ रहा था तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से आया था। अब कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस के लिए कंडीशनल PMF चाहिए। तो जैसे आपसे मांगा हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, फाइन, फॉर्मूला होगा समीशन, निकाल तो x का एक्सपेक्टेशन रहे ना, ठीक है। तो बट प्रोबेबिलिटी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी लेंगे हम कंडीशनल वाली, ओके, रादर देन मार्जिनल ऑफ जो भी x का मार्जिनल निकला था उससे। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन y क्या होगा बेटा, समीशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x गिवन y इक्वल टू y, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x गिवन y गाइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन y माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y का होल स्क्वायर। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं सिमिलरली अब y गिवन ऑफ x के लिए भी आप बना लोगे, वेरी गुड, बट मैं भी बनाऊंगा बिकॉज ये पब्लिकली सॉल्व हो रही है वीडियो, तो इसीलिए सब कुछ कर दो यार, पता नहीं कहाँ से कौन बैठ के इस वीडियो को देख रहा हो, तो सबको क्लियर होना चाहिए। समीशन स्मॉल y प्रोबेबिलिटी y गिवन x इक्वल टू x, फिर सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x, समीशन स्मॉल y स्क्वायर y गिवन x इक्वल टू x, एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर गिवन x माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो अगर आप लोगों से एक सवाल ये मांगा गया, क्या आपसे मांगा गया भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इक्वल टू 10 निकालो एंड वेरिएंस ऑफ x गिवन y इक्वल टू 10 निकालो। तो जब भी आपसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की डिमांड की जाएगी तो आपको सबसे पहले कंडीशनल PMF निकालने पड़ेंगे। हम लोग डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए मैं PMF यूज करूँ। तो इसका कंडीशनल PMF हम निकाल चुके हैं। इफ यू रिमेंबर x क्या था बेटा 1 2 था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल टू 10 बाई चांस x वाले PMF के इक्वल ही आ गई थी। अब एक्सपेक्टेशन के लिए हाउ शुड वी प्रोसीड, x को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो दिस विल बिकम 0.5 और 1, फिर x स्क्वायर को करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम, इसको करेंगे इससे दोबारा 0.5 और 2, बाई चांस ये एक्सपेक्टेशन के मैच ही हो जाएगी, तो ये 1.5 आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज 1.5 आ रहा है। कुछ बच्चे शायद इंडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठे हो, बट मैं अभी वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर गिवन y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y का होल स्क्वायर, यू कैन पुट द वैल्यू 2.5 घटा में 1.5 का स्क्वायर। सो इन दिस वे यू शुड डिटरमाइन दी कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस एंड वेरिएंस। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वेरिएंस के लिए यू नीड कंडीशनल PMF फर्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, अब हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, कंडीशनल PMF, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वेरिएंस पढ़ लिया। अब जो आगे नया कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट जॉइंट बेसिकली PMF के लिए हमें पढ़ना है वो है
कोवेरियंस, कोरिलेशन, ये हम लोगों ने पढ़ना है। थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता चलूंगा आप लोगों को, मतलब अगर आप लोगों ने कोर स्टैट्स में से पहले से पढ़ा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी कोर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर्मूलेज वगैरह आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके बेसिक मीनिंग बताता चलूंगा, ताकि ऐसे नहीं चलो आप लोग की रट्टा मार के चल रहे हो। ओके, तो कोवेरियंस का बेसिक मतलब होता है जब आप पेयर डेटा में वेरिएंस फाइंड आउट करते हो ना, तो उसे हम कोवेरियंस कहते हैं। जब सिंगल डेटा में आप वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हो, मान लो एक्स ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकाल लिया, बट एक्स और वाई दो डेटा हैं और ऐसे पेयर्स में अगर आप डेटा लेके चल रहे हो, जैसे मान लो इस प्राइस पे ये डिमांड है, इस प्राइस पे ये डिमांड है, इस प्राइस पे ये डिमांड है, तो ऐसे पेयर वाइज जब वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम लोग कोवेरियंस कहते हैं। दैट्स ऑल। नाउ कोवेरियंस का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है बच्चों, वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस में म्यू एक्स, y माइनस में म्यू वाई, where mu x is nothing but expectation of x and mu y is nothing but expectation of y। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सारे के सारे बच्चे। कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को पता है क्या। अरे 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 ऊपर जाओ बेटा। क्या बेसिक प्रॉपर्टी? एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू रैंडम वेरिएबल c टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, शायद आप लोग ये जानते हो। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ओपन करने में जा रहा हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक्स वाई माइनस एक्स इंटू म्यू वाई, म्यू एक्स इंटू वाई प्लस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। ओके जी, मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन सबके साथ अलग अलग ले गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू में म्यू वाई, फाइन, एक सेकेंड, माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स इंटू में वाई प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स इंटू में म्यू वाई। ध्यान से देखो बेटा, मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एज इट इज रहने दिया बच्चों। ओके, नाउ एक्स रैंडम वेरिएबल है और म्यू आई जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, और किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो एक्सपेक्टेशन होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो कांस्टेंट इंटू रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ओके, तो फाइनली म्यू आई बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अंदर बच जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये रैंडम वेरिएबल है, तो म्यू एक्स बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बच जाएगा। एंड म्यू एक्स और म्यू आई अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट इटसेल्फ इज कांस्टेंट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके, फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बच गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे म्यू वाई है, आई एम सॉरी। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास ये म्यू वाई है, म्यू एक्स हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आपके पास म्यू वाई हो गया, और ये म्यू एक्स म्यू वाई हो गया। गाइस इससे ये कैंसिल, फाइनली क्या बच रहा है मेरे पास, कोवेरियंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, म्यू वाई को लिख सकता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। सो शायद आपके कॉलेज के टीचर या आप लोग कुछ इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ें। सो वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस इज दिस एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मूला विच इज दिस, भूलना मत प्लीज। ओके, अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना आता है, बट आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना नहीं आता। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, लेट एक फंक्शन है मेरे पास h ऑफ एक्स वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ h ऑफ एक्स वाई निकालना है बेटा, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्स वाई हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई हो सकता है, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बेसिक एक्सपेक्टेशन वेरिएंस पढ़ा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होता है, इफ यू रिमेंबर, वो होता है समीशन स्मॉल एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स 5 हो, एक्स 9 हो, एक्स प्लस 2 हो, एक्स प्लस 3 हो, 2x माइनस 5 हो, एच एक्स कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए एच एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी तो वही रहती है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी चेंज। ओके, सिमिलरली अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स वाई निकालना है तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं, जो कि क्या होता है, जॉइंट पीएमएफ होता है।
इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स वाई क्या होता है बेटा, समीशन, अच्छा जॉइंट पीएमएफ है तो दो समीशन, डबल समीशन एक्स वाई सॉरी एच ऑफ एक्स वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। थोड़ा सा याद करो ना, जब तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हो? नहीं ना, प्रोबेबिलिटी तो एक्स वाली रहती है। ओके, तो बेटा अगर किसी भी रैंडम वेरिएबल में आप उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसमें कोई स्केलर लो, कोई कुछ भी लो, तो उसका एक्सपेक्टेशन अगर आप निकालने जाते हो, जिसको एच एक्स मान लेते हो, उसका एक्सपेक्टेशन निकालने जाते हो एच एक्स का, तो प्रोबेबिलिटी उसी रैंडम वेरिएबल की ही रहेगी। सिमिलरली अगर आप एक्स और वाई की फॉर्म में कोई भी फंक्शन बना लेते हो और उसका एक्सपेक्टेशन आप निकालने के लिए चलते हो, तो आपको एक्स और वाई का जो जॉइंट बीएमएफ होगा वो कंसीडरेशन में लेना वाइल फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ एक्स वाई। तो हमारे पास अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है तो फॉर्मूला होगा समीशन स्मॉल एक्स समीशन स्मॉल एक्स वाई प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई क्या, मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, तब भी फॉर्मूला होगा समीशन एक्स वाई स्मॉल एक्स क्यूब स्मॉल वाई क्यूब, अंदर तो स्मॉल आता है ना बेटा, यस फाइन। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुई, होप सो। बच्चों बेसिक एक्सपेक्टेशन वेरिएंस की नॉलेज तो रिक्वायर्ड है, मतलब आपको पता है ये सब पढ़ाने के बाद आपको मैं ये रियलाइज़ भी करा रहा हूँ कि पुराना ढंग से पढ़ लो, वरना तो फिर सब डब्बा गोल है। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, जो हमारा वो शुरू से क्वेश्चन चला आ रहा है उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं। प्लीज़ देखिए, चलिए गाइस देखिए, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई मैं निकालने के लिए निकला हूँ और फिर कोवेरियंस भी निकालूंगा। प्लीज़ हैव अ लुक। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फॉर्मूला वाज समीशन एक्स समीशन वाई एक्स वाई प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। ओके, देखिए प्लीज़ कैसे निकलेगा एवरीवन। तो एक एक करके पहले y की वैल्यू ले लें बेटा, आपकी मर्जी x भी ले सकते हो, पहले कोई बड़ी बात नहीं। y की वैल्यू क्या है, 10 20 30, तो y 10 आया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 10, फिर y 20 आया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 20, प्लस y 30 आया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 30। ओके जी, ठीक है। उसके बाद x की पॉसिबल वैल्यू 1 और 2 है, पहले x को 1 डाला, फिर पहले x को पूरी जगह 1 डाल दिया, ठीक है, फिर x को डाल दो 2 इंटू 10, टू इंटू 20, 2 इंटू 30। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है बट ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउ होगा आपको। ओके, आ जाइए, 10 इंटू 1 10, x1 बाय 10 0.2 है, प्लस 20 x1 बाय 20 0.2 है, प्लस 30 x1 बाय 30 0.1 है। ओके, ये 2 इंटू 10 हो गया 20, x2 y10 0.2 है ना, देख लो 0.2 है। ओके, 0.2, फिर 40, 0.3, फिर 60, x2 y30 0 है। यार कैलकुलेशन ना मेरी बहुत ख़राब है बच्चों, सही बता रहा हूँ। देखो ज़रा, 10 का 20% 2, 20 का 20% 4, 30 का 30% 3, 20 का 20% 4, एक सेकेंड, सही जा रहा हूँ, तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, फिर उसके बाद 4, और ये 40 का 30% 12, 12 4 16 और 3 19 और 4 23 और 2 25। एक बारी मैं दोबारा ना क्रॉस चेक करूँगा, गिव मी अ सेकेंड। हाँ सही है गाइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ठीक है, ठीक आ रहा है। बट नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। फॉर्मूला क्या है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इफ यू रिमेंबर हमने ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई निकाला हुआ है इसका, पीछे चलें कहीं तो निकाला होगा, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये रहा 1.5 और 17, ठीक है। चलिए जी, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई है 25 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया है 1.5 और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आया है 17, ठीक है। कैलकुलेट कर दो इसे, कैलकुलेटर है मेरे पास, एक सेकेंड गाइस, वो फ़ोन से कर रहा हूँ यार, मेरा कैलकुलेटर बेचारा दम तोड़ चुका है। 17 इंटू 1.5, 25.5 में से 25 माइनस 0.5 आ रहा है ना, माइनस आ सकता है, कोवेरियंस कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ये वो वाला वैसा वाला वेरियंस नहीं है बेसिकली कि ये नेगेटिव, कोवेरियंस कैन बी नेगेटिव, फाइन, इसमें कोई स्क्वायर नहीं आता फॉर्मूला। चलिए जी, तो कोवेरियंस आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब मैं मूव करने जा रहा हूं कोरिलेशन पे, देखिए प्लीज, चलिए देखिए कोरिलेशन एवरीवन। ओके, हम लोग यहां पे कोरिलेशन जैसे कहते हैं कोरिलेटेड हैं, मतलब आपस में रिलेटेड है। ओके, सो व्हेन टू और मोर वेरिएबल, बहुत आसान परिभाषा लिख रहा हूं, परिभाषा बोले तो डेफिनेशन, आर related to each other, that means they are correlated। बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, डिमांड और प्राइस। प्राइस ऑब्वियसली डिमांड पूरी तरह प्राइस पे डिपेंड करती है, तो प्राइस में कुछ चेंज होगा तो डिमांड में भी चेंज होगा, दोनों आपस में कोरिलेटेड है। सप्लाई और प्राइस कोरिलेटेड हैं, फाइन। कार और पेट्रोल कोरिलेटेड है, फाइन, जो कॉम्प्लीमेंट गुड और तुम लोग सब्सिट्यूट गुड्स वगैरह पढ़ते थे, फाइन। सो कोरिलेटेड का बेसिक मतलब है एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरी पे एंड वाइस वर्सा। वैसे ये आगे इकोनोमेट्रिक्स में बहुत डिटेलिंग में यूज़ होता है, मैंने इकोनोमेट्रिक्स का एक वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, वहाँ से आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन पता लग सकती है। तो कोरिलेशन फिर रिग्रेशन ये सारी चीज़ आती है, बट जॉइंट के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ हमें इसे ऐसे टच करके आना है बस। ओके, सो अब कोई वेरिएबल आपस में किस हद तक कोरिलेटेड है, 100% कोरिलेटेड है, 80% कोरिलेशन है, 70% कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं आर। आर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, किस हद तक ये आपस में रिलेट करते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एंड दैट डिग्री टेल्स यू द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि लीनियरली किस हद तक आपस में रिलेट करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। दैट डिग्री विल टेल यू, ठीक है, कि इस डिग्री से पता लगेगा एक्स और वाई आपस में कितना परसेंट रिलेट करते हैं और कैसे रिलेट करते हैं, लीनियरली रिलेट करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये टॉपिक बस मुझे टच करके आना है, ओके, ध्यान रखना, ओनली टच। चलिए देखिए, चलिए गाइस, नाउ मूविंग टू द फॉर्मूला ऑफ दिस। फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मेरे पास, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का ये नोटेशन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का नोटेशन। पता है ये आर जो आपके पास आता है ना, ये परसेंटेज फॉर्म में आता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आर की जो रेंज होती है ना बेटा, वो -1 से 1 के बीच में होती है। जैसे मान लो आर अगर 1 आ रहा है तो 100% रिलेटेड है, मतलब एक्स और वाई एक दूसरे पे 100% डिपेंडेंट है। ओके, अगर मान लो आर 80% भी आ सकता है, 70% भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब 100% डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लो प्राइस, डिमांड जो है पूरी तरह प्राइस पे नहीं डिपेंड करती, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और भी बहुत सारे फैक्टर्स लाइक कर सकते हैं, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। तो इसलिए 100% को मतलब डिमांड के चेंज होने का रीजन सिर्फ प्राइस जरूरी नहीं है। मान लो कल को प्राइस फिक्स भी रहा
तब हो सकता है डिमांड कम हो जाए, उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए, प्राइस ऑफ अदर गुड। ओके, तो अच्छा परसेंटेज जो होती है वो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। मान लो अगर -70% आ रहा है तो मतलब दोनों में 70% का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट माइनस का मतलब कि एक के बढ़ने पे दूसरा गिर जाएगा। इनवर्स रिलेशन बड़ा ही सिंपल है गाइस। ओके, तो ये रेंज होती है आर की, दिस इज दी फॉर्मूला। अच्छा, हम लोगों ने कोवेरियंस निकाला था अभी, शायद कितना आया था, इफ यू रिमेंबर, -0.5 आया था, -0.5 आया था शायद, हाँ 25.5 -0.5 आया था, और वेरिएंस 0.7 और 0.25 और 0.41। ठीक है, तो अगर हम आर निकालना चाहें, वेरिएंस था तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। गाइस मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ, रुको रुको रुको, 0.25 का स्क्वायर रूट 0.5, कितनी गलत बात है, मैं ये भी कर रहा हूँ। 41 का स्क्वायर रूट 6.40, तो 6.40 इंटू में 0.5 3.20 माइनस 0.15625, इतना आ रहा है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखो बच्चों, ओवरऑल जर्नी कैसे चली है, मतलब तुमसे अगर ये सीधा मांग लिया ना आर, तो तुम्हें पहले मार्जिनल निकालने पड़ेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन निकालने पड़ेंगे, फिर वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, फिर कोवेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर निकलेगा। तो डायरेक्ट अगर कोरिलेशन मान लिया ना, तो जो पहली क्लास से लेके अभी तक चला है ना, वो सब निकालना पड़ेगा, कंडीशनल नहीं निकालना, ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द वे यू नीड टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रॉपर्टीज, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। चलिए गाइस, नाउ चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्लीज देखिए सारे के सारे बच्चे। सबसे पहली, कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच होती है। ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ होती है, परसेंटेज होती है बेसिकली, हाँ, बट नेगेटिव भी होती है, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। सेकंड, अगर r -1 से 1 के बीच में, तो r स्क्वायर किससे किसके बीच में होगा, 0 से 1। अब कुछ कहेंगे 1 से 1, वाह यार, एक बात है, -1 -0.9 ऐसे 0 0.9 0.1 +1, ये r की वैल्यूज है। तो अगर r स्क्वायर निकालोगे, ये सब प्लस हो जाएगा ना, सबसे छोटा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और सबसे बड़ा 1 रहेगा, समझे? ओके, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, एवरीवन प्लीज राइट, मैं आपको इसका प्रूफ भी पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल मतलब डेटा में कुछ प्लस माइनस करना, और स्केल मतलब डेटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। देन हाउ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन गेट अफेक्टेड। ध्यान से सुनो बच्चों, ये प्रूफ तुम्हें बहुत कम मिलेगा हर जगह। मतलब अगर आपने a में x में a मल्टीप्लाई कर दिया और b ऐड कर दिया, मान लो a नेगेटिव है तो, या a 1/something है तो डिवीजन भी है, तो बेसिकली आप लोगों ने ओरिजिन और स्केल कंपोनेंट ले लिए, x में कुछ मल्टीप्लाई किया और b प्लस किया। अब b नेगेटिव है तो उसे माइनस माना जाएगा। y में c मल्टीप्लाई किया, c मान लो अगर कोई 1/6 है तो डिवाइड भी मान सकते हैं उसको। तो c और a स्केलर कंपोनेंट है और b और d ओरिजिन कंपोनेंट है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है r of xy if a and c are of same sign। ठीक है, and this is minus r of xy if a and c are of opposite sign। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं, सुनो, और फिर प्रूफ भी कराऊंगा। प्लीज हैव अ लुक गाइस,
अगर आप लोगों के पास कोरिलेशन बिटवीन x और y 0.6 दे रखा है, ओके, आपसे बोला गया अगर मैं x में 2 ऐड कर दूं और 3 माइनस कर दूं, देन व्हाट इज कोरिलेशन? 0.6 इटसेल्फ वही रहेगा। कुछ भी प्लस माइनस करने से डेटा में, या प्लस प्लस करने से, या माइनस माइनस करने से रैंडम वेरिएबल में, कोरिलेशन विल नॉट गेट अफेक्टेड, भूलना मत। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ मैंने 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दिए, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तब भी कोरिलेशन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली टर्म होती है उसका अगर साइन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ऐसे होता -2x + 3 -5y + 6, तब भी ये यही रहता। बट अगर ये होता 2x + 3 -5y + 6, तो x और y के जो कंपोनेंट है वो ऑपोजिट इन साइन है, तो ऑपोजिट इन साइन है तो इसका मतलब कोरिलेशन का भी साइन चेंज हो जाएगा, भूलना मत। मैं आपको इसका प्रूफ पढ़ाऊंगा, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत है। मैं रट्टा पढ़वाने पे और मारने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बेशक मैंने तुम्हें कोरिलेशन के फॉर्मूले का रट्टा पढ़वा दिया है, क्योंकि टॉपिक ही जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन रिग्रेशन टॉपिक नहीं है ना, तो इसलिए तो चलता है इतना, ओके। अब कहीं पे किसी भी सवाल में प्लस माइनस यूज हो रहा है, थोड़ी सिखाया जाएगा प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है। कुछ ज़्यादा ही फेक एग्जाम्पल हो गया, देखो चलो -0.6 हो गया, ठीक है। चलो नाउ लेट्स प्रूव दिस। अगर ये -0.6 होता तो ये सब माइनस रहते, इसमें साइन चेंज हो रहा, साइन चेंज होना है, यानी ऑपोजिट इन साइन में कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। जो पहले था उसका साइन जो था उससे उल्टा साइन हो जाएगा अगर स्केलर के कंपोनेंट ऑपोजिट इन साइन है तो। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखेंगे सारे। तो आई एम फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन ax + b और cy + d। फॉर्मूला कायदे से क्या होगा? कोवेरियंस ax + b cy + d अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax + b स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ cy + d। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो अलग अलग, ये पूरा ले लेते हैं न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, अलग अलग सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर से। देखें न्यूमरेटर में कोवेरियंस ax + b cy + d। बेटा कोवेरियंस का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम, प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल माइनस इंडिविजुअल। सो क्या होगा ये, प्लीज देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax + b cy + d माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ax + b और एक्सपेक्टेशन ऑफ cy + d, यही होगा। चेक कर लो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू एफ आई। कुछ कुछ किताबें क्या करती हैं, इसको u और v मान के फिर u v रख के चलती हैं, पर ठीक है यार, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हम। मल्टीप्लीकेशन कर ले, ए सी एक्स वाई ए डी एक्स बी सी वाई बी डी। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर कर ले, इसे खिसका लें, ओके। अरे अरे अरे, a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x + b c टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y + d, ये बचेगा, ओके। नाउ ac इधर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन अंदर लेके जाएंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। ad एक्सपेक्टेशन ऑफ x, bc एक्सपेक्टेशन ऑफ y और एक्सपेक्टेशन ऑफ bd हो जाएगा कांस्टेंट है। इत्थे आ जाइए, ac एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y, इसको इससे करेंगे बेटा तो ए डी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बी सी एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस में बी डी, ओके। पूरा ब्रैकेट ओपन करने चल पड़ा मैं, ए सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई प्लस ए डी एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी सी एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस में बी डी माइनस ए सी ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई माइनस ए डी ई ऑफ एक्स माइनस बी सी ई ऑफ वाई माइनस बी डी। गाइस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बी डी से बी डी कैंसिल, व्हाट लेफ्ट इनसाइड, ए सी बचा विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। दिस कम्स आउट टू बी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ ax + b cy + d क्या आ रहा है, कोवेरियंस में भी देखो ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
सिर्फ स्केलर से पढ़ रहा है तो क्या आ रहा है, कोवेरियंस ऑफ ax प्लस बी cy प्लस डी क्या आ रहा है, a इंटू सी कोवेरियंस ऑफ xy। भूलना मत प्लीज। मैं थोड़ा कोवेरियंस के बारे में 5 मिनट आपको कुछ चीज समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी कोरिलेशन देखते हैं। चलिए, अगर हम डिनोमिनेटर की तरफ मूव करें गाइस, तो डिनोमिनेटर में है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax प्लस बी। कुछ बच्चे जानते हैं, इसे लिखते हैं मॉड a टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ cy प्लस d मॉड c टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। नाउ जो कोरिलेशन है बिटवीन ax प्लस बी, आर भी बोल रहा हूं मैं इसको, कभी कभार CORR लिख दो बेटा, cy प्लस डी क्या था, कोवेरियंस ऑफ ax प्लस बी cy प्लस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax प्लस बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ cy प्लस डी, ऐसा कुछ है। ओके, नाउ इफ यू विल सी द न्यूमरेटर पार्ट आया ac कोवेरियंस ऑफ xy, द डिनोमिनेटर पार्ट आया मॉड a टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, या आया मॉड c टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बच्चों प्लीज देखिए, मैं एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका हूं, और जब मैं क्लाइमेक्स पे पहुंचता हूं ना तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि पहले क्या होता। सॉरी। तो फाइनली AC मॉड A और मॉड C को मॉड AC बोल सकते हो तुम, एंड दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ xy स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इफ यू ऑल अग्री दिस सर्कल इज नथिंग बट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, then what is r of ax plus b comma cy plus d is nothing but ac upon mod of ac r of xy, yes or no? Now it all depends upon the a and c। कुछ बच्चे बोलते हैं कट जाएगा, कट, डिनोमिनेटर ऑलवेज बी पॉजिटिव बट न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो व्हेन a and c are of opposite in sign। तो what you can write कि अगर केस वन when a and c are of opposite in sign, then r of ax plus b और cy plus d, मान लो a और c ऑपोजिट इन साइन है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव है तो माइनस r of xy बच जाएगा। और सेकेंड when a and c are of same sign तो क्या होगा बेटा, r of ax plus b cy plus d, अगर a और c एक जैसे साइन के हैं तो कट के प्लस आ जाएगा तो r of xy बच जाएगा। प्रूफ में मजा आया तो कमेंट में जरूर लिखना कि मजा आया प्रूफ में, मैं ये कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा। और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे या कॉल पे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थोड़ा कोवेरियंस पे भी ओरिजिन स्केल थोड़ा आपको समझा देता हूँ, देख लो। थोड़ा सा कोवेरियंस भी आपको ओरिजिन स्केल में समझा देता हूँ। देखो कोवेरियंस भी ना कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं बेटा, जैसे कोवेरियंस ऑफ ax प्लस बी और cy प्लस डी। मैं आपको बताया था, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोवेरियंस ऑफ ax कॉमा cy प्लस कोवेरियंस ऑफ ax कॉमा डी प्लस कोवेरियंस ऑफ b कॉमा cy। अगर आपके टीचर इसको ऐसे पसंद ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्केलर हमेशा बाहर आ जाता है ऐसे, और बेटा ये रैंडम वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी रैंडम वेरिएबल ही होगा, बट किसी कांस्टेंट के साथ किसी रैंडम वेरिएबल में कोवेरियंस निकालना जीरो होता है हमेशा, ध्यान रखना। ये भी जीरो और दो कांस्टेंट के बीच का कोवेरियंस भी जीरो होता है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हो। देखो अगर आपको कोवेरियंस ऑफ ax कॉमा डी निकालना है तो आप इसे ऐसे लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax इंटू डी माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ ax इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ डी, यस और नो, ऐसे लिखोगे। a और d को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, a को बाहर ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ d इज d, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन, देखो जीरो आ गया, चेक कर लो। ऐसे ही कोवेरियंस ऑफ कांस्टेंट जो होता है दो कांस्टेंट के बीच का, तो बी डी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ डी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बी डी हो जाएगा क्योंकि बी डी कॉन्स्टेंट है, ये बी और ये डी, ये भी कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन जीरो, भूलना मत बच्चों। हाँ ऐसे भी करते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ, दो सेम रैंडम वेरिएबल का जो कोवेरियंस होता है ना गाइस, दो सेम रैंडम वेरिएबल का जो कोवेरियंस होता है वो हमेशा उस रैंडम वेरिएबल के वेरिएंस के इक्वल होता है। देख लो कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x। आया मजा? थैंक यू। बस अब डिस्क्रीट पीएमएफ में जॉइंट पीएमएफ में डिस्क्रीट के एक लास्ट पॉइंट बच गया, इंडिपेंडेंसी, फिर क्लास खत्म डिस्क्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो और देख लो प्लीज। चलिए हेडिंग डाल लें सारे के सारे बच्चे। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स अंडर जॉइंट सिनेरियो। बता देता हूं, इंडिपेंडेंसी में आप लोग ऐसा कुछ पढ़ते थे, याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यहां पर जैसे ए अगर x इक्वल टू एक्स चल रहा है और y इक्वल टू वाई चल रहा है, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स और प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू वाई। दिस ओवरऑल टर्म इज x इक्वल टू एक्स कॉमा y इक्वल टू वाई। तो बेसिकली आप पता है क्या इसको नाम दोगे? लिखोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। दैट्स ऑल, खत्म। बाकी कुछ कुछ किताबें ऐसी बोलती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मार्जिनल पीएमएफ के इक्वल आ गई, कंडीशनल पीएमएफ अगर मार्जिनल पीएमएफ के इक्वल आ गया तो भी हम उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। कैसे? वैसे जनरली मैं चाहता हूं आप इसको यूज करो ऐसे कि प्रोबेबिलिटी x दिस इंडिपेंडेंसी है तो ये इसके इक्वल होगा। सिमिलरली y के लिए बना सकते हो, y का कंडीशन भी निकालना चाहो वो भी। अगर x और y इंडिपेंडेंट है, फाइन, सॉरी y, जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, बेटा y इक्वल टू वाई को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स y इक्वल टू वाई। बताइए, अच्छा इंडिपेंडेंट है तो न्यूमरेटर वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे प्रोडक्ट में चली जाएगी, ये कैंसिल आ गया। कंडीशनल इक्वल टू मार्जिनल, तो ये इंडिपेंडेंसी में कंडीशन। वैसे ज़्यादातर मैं चाहता हूँ आप इसको यूज़ करो। ओके ओके, लास्ट इंडिपेंडेंट में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस 5 मिनट, पता नहीं 5 मिनट लगे हैं, 3 मिनट लगे हैं, 7 मिनट लग जाए। वो ये हैं, when x and y are independent, then correlation between them is 0, but vice versa is not always true। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं, मतलब दोनों में कोई किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो कोरिलेशन 0 है। देखो, अच्छा कोरिलेशन 0 पे भी अगर कोरिलेशन 0 है तो मुझे एक बात बताओ, कोरिलेशन 0 इंप्लाइज व्हाट? कोवेरियंस इज 0, बोलो। एंड कोवेरियंस इक्वल टू 0 मीन्स, कोवेरियंस याद है, e of xy माइनस e of x इंटू e of y, सो e of xy इक्वल टू e of x इंटू e of y। तो ऐसे चलो, अगर e of xy इक्वल टू e of x इंटू e of y आ जाए तो कोवेरियंस 0 होगा, कोवेरियंस 0 होगा तो कोरिलेशन 0 होगा, ध्यान रखना। अब सवाल ये है, अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है x और y इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन 0 है, बट अगर कोरिलेशन 0 है तो आप ये नहीं बोल सकते x और y इंडिपेंडेंट है। बच्चे कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो सर आप ये। गाइस, x और y इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी भी तरीके से y x पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही लीनियरली, ना ही क्वाड्रेटिकली, ना ही क्यूबिकली, ये नए नए वर्ड्स निकल रहे हैं। मतलब ना ही x और y लीनियरली रिलेट करते हैं, ना ही नॉन लीनियरली रिलेट करते हैं। बट कोरिलेशन x और y के कैसे रिलेशन को बयां करता है? लीनियर रिलेशनशिप को। तो जब कोरिलेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब है x और y आपस में लीनियरली रिलेट नहीं करते। मतलब कोरिलेशन 0 आने का मतलब है y इज नॉट इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। बट अगर y ax प्लस y और x में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो y और x में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप तो हो सकता है। तो यहां से क्या x और y इंडिपेंडेंट नजर आएंगे? नहीं।
डिपेंडेंट है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास जब भी इंडिपेंडेंसी पूछे कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो कोरिलेशन से आंसर मत करना प्लीज। ओके, कि कोरिलेशन 0 आ गया इंडिपेंडेंस हो गया, नहीं, इंडिपेंडेंट के लिए ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी वाला कैसे पढ़ना, ठीक है। बस ये लाइन अगर, और ये पूछता एग्जामिनर, कोरिलेशन वाई एक्स और वाई आर नॉट, या व्हेन कोरिलेशन इज 0 देन वाई एक्स एंड वाई आर नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट, बता देना। कोरिलेशन 0 इंप्लाइज द लीनियर डिपेंड, मतलब दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। लीनियर इंडिपेंडेंसी है बिटवीन एक्स एंड वाई, बट लीनियर इंडिपेंडेंसी है डजंट मीन कि नॉन लीनियर इंडिपेंडेंसी भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो मेरी तरफ से गाइस एक बार ये देख लो अगर लिखना है तो, मेरी तरफ से डिस्क्रीट जॉइंट पीएमएफ अच्छे से खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन से मैंने सारे के सारे पॉइंटर्स कवर कर दिए हैं। मेरे को आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके मत बंद करो, गलत कर रहे हो तुम लोग, मत बंद करो। कमेंट लिखो प्लीज, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट दीजिए, अच्छी बुरी जो भी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पता आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कोई कुछ भी मतलब एजुकेशन में फेंक रहा है और बस सब्सक्राइबर लिए जा रहा है, कमेंट लिए जा रहा है, मतलब डांस वांस क्या क्या लोग कर रहे हैं, बट क्वालिटी बहुत कम रह गई है बच्चों। एंड पर्सनली मैं तुम्हें क्वालिटी देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लेवल की क्वालिटी देना चाहता हूँ। उसके लिए चाहिए कि जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ना, मुझे सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा कि अब ऐसा पढ़ाऊँगा ना एआई तक फेल कर दूँगा। और ऑब्वियसली यार इस छोटी छोटी चीज़ें सब एआई वाई में नहीं मिलेंगी, चैट जीपीटी वगैरह, ये लोग तो खुद बच्चे हैं, मशीन है ये, तो हम इन्हें आदेश देंगे तो वो भेजेंगे हमें। ये थोड़ी कि हमारा आदेश जो हमें चाहिए उससे हमें ज़्यादा भेज देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, चलिए अब जॉइंट में कॉन्टिन्यूस रह गया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच, नमस्ते।